हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। और आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की डिस्कशन। आपको करना क्या है, अपने मैप या फिर एटलस में उन लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, उनको मार्क करना है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि फिर आप कभी उस लोकेशन को मिस ना करें। अगर आप ये हफ्ते हर हफ्ते करेंगे तो आपको ऑलरेडी एरियाज का पता अपने आप चल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले पिछले हफ्ते मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। एक, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका एज पर ज्योग्राफी या लैंड की लैंडमास की बात करें, तो आप में से कई लोगों ने उसका सही जवाब दिया, इट इज़ अल्जीरिया। अब आपको ये बताना है मुझे, अल्जीरिया यहाँ पर कहाँ लोकेटेड है। क्या ये ऊपर के कोस्ट में है, इज इट अ मेडिटेरेनियन कंट्री, इज इट वेस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्ट, कहाँ पर है। सेकेंड, कौन सा ऐसा साइबर वॉर्म था जो इसराइल ने यूज़ किया था ईरान के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, उसका नाम था स्टक्सनेट। आप में से कई लोगों ने इसका भी सही जवाब दिया। अब अगले हफ्ते का सवाल है आपसे, एक ऐसा साइबर अटैक था जो इंडिया के कुडानकुलम पावर प्लांट के ऊपर हुआ था, जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर आरोप लगता है कि वहां बेस्ड साइबर क्रिमिनल्स ने किया था। आप मुझे बताइए उस साइबर अटैक का नाम क्या था, पहला। दूसरा, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका एज पर ज्योग्राफी। ठीक है, आई होप उसका जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट गयाना। गयाना की स्पेलिंग थोड़ी यहाँ गलत हो गई, इट इज गयाना। गयाना के बारे में हमने कल पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। तो गयाना शेयर्स इट्स मैरीटाइम बाउंड्री विद बारबाडोस एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैगो. It is geographically positioned in the northern and western hemisphere of the earth. It is the third smallest nation in South America. Select the correct answer. 1 and 2 only, 2 only, 3 only, 1 and 3. अब आपको ये करना है, क्वेश्चन आपने पढ़ा गयाना कहाँ है, पहले मैप में गयाना की लोकेशन साउथ अमेरिका में कहाँ है वो इमेजिन करो। पहला क्वेश्चन, क्या ये थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन है, क्या ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, क्या इसकी मैरीटाइम बाउंड्री बारबाडोस और ट्रिनिडाड टोबैगो से लगती है या नहीं। आप सोचो और मेंटली प्रिपेयर करो क्या आंसर है, इसको डिस्कस करेंगे इसके बाद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ICC is an independent of the United Nations but is endorsed by the UN General Assembly. It can prosecute states, यानी राज्यों को, देशों को भी ये सजा सुना सकते हैं। इनमें से कौन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट और आर नॉट करेक्ट। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2। आपको सोचना है इसका क्या आंसर होगा, सोचिए। तब तक हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। रियांग ट्राइब की बात हो रही है। रियांग ट्राइब बिलोंग टू इंडो मंगोलॉइड रेशियल स्टॉक। दे आर क्लासिफाइड एज PVTGs. रियांग ट्राइब ट्रेसेस इट्स ऑरिजिन टू द शान स्टेट इन म्यांमार। इनमें से क्या आंसर्स करेक्ट हैं। 1 and 2 ओनली, ऑल 3, 2, 1 and 3। रियांग ट्राइब का नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि इसका एक और नाम है जिसके नाम से काफ़ी प्रचलित है, इसे ब्रू ट्राइब भी कहते हैं। ठीक है, ये भी न्यूज़ में थी, तो इसकी लोकेशन भी जानेंगे। तो आते हैं अब इन क्वेश्चंस के ऊपर। पहली बात थी कि रियांग ट्राइब के ऊपर, जिसको मैंने कहा आपको ब्रू भी कहते हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर फंक्शन हुआ था इनका, कल्चरल इवेंट, वहाँ पे इन्होंने कहा था कि रियांग कम्युनिटी की जो ओरल लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है, इसके कहते हैं काउब्रो। ये असल में एक ओरल लैंग्वेज है, रिटन नहीं है। तो काउब्रो को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है। काउब्रो किस ट्राइब की भाषा है, रियांग ट्राइब की भाषा है। असल में जो रियांग या फिर जो ब्रू ट्राइब है, जिनकी भाषा काउब्रू है, ये लोग आते वैसे हैं कहाँ से, तो म्यांमार से। जिनका ओरिजिन है वो होता है शान प्रोविंस है म्यांमार में, वहाँ से। उसके बाद वहाँ से ये लोग आए थे, और जब वहाँ से भाग के आए या कुछ लोग शिफ्ट होके आए, तो उनमें से कई लोग चिटगोंग जो बांग्लादेश में है, उस समय इंडिया हुआ करता था, वहाँ पर रहने लग गए। फिर जब डिवीजन हुआ तो वहाँ से भी कुछ लोग भाग के इंडिया की तरफ आए। तो अभी ये मेजरली त्रिपुरा, कुछ हद तक मिजोरम और असम के कुछ रीजन में रहते हैं। और ये अपनी जो लीनिएज है वो कहाँ से ढूंढते हैं, म्यांमार से। इनमें दो मेजर क्लान्स हैं, एक मेसाका और मोलसोई, और ये प्राइमरीली हिंदुइज्म से मिलता जुलता इनका जो सिस्टम है ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, रियांग या फिर ब्रू ट्राइब। तो देख लीजिए कहाँ से, कहाँ पे है, मिजोरम में, और आपका त्रिपुरा में रिफ्यूजी कैंप्स में भी काफ़ी जगह से रहे थे। तो काफ़ी एक विवादास्पद स्थिति रही थी इनके साथ, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था। और इनकी भाषा, इनका जो लोकेशन है, कहाँ से ओरिजिन है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है गयाना के बारे में। गयाना आपको यहाँ दिख रही है इन साउथ अमेरिका, गयाना लोकेटेड यहाँ पर है। गयाना को लेके अगर आप देखो तो इनके बीच में इंडिया के साथ 10 MOU साइन हुए हैं। MOU इसलिए साइन हुए हैं, पिछले हफ्ते हमने डिटेल में डिस्कस किया था गयाना को, कि वहाँ पर आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल ब्लॉक मिला है, जहाँ पर 7 बिलियन बैरल ऑयल का रिजर्व मिला है। इसलिए इंडिया के साथ रिलेशंस बढ़ाने की कोशिश इनकी लगातार है। इंडिया ओरिजिन के लोग वहाँ बहुत सारे हैं, 40% से ज़्यादा। तो
इस चक्कर में इंडिया वहाँ और कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। तो अगर इस मैप को देखो तो हमने वहाँ कैरिकॉम की बात भी की थी। तो कैरिकॉम जब हमने बात की थी तो पता लगा था क्लियरली कि बारबाडोस और ट्रिनिदाद टोबैगो का जो रीजन है वो इससे इन टर्म्स ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री बिल्कुल शेयर करते हैं, और नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही इनका पार्ट है। अगर हम इस लोकेशन को देखें तो ये रहा गयाना, और यहाँ आपको त्रिनिदाद बारबाडोस के आइलैंड्स हैं। तो ऑब्वियसली मैरीटाइम बाउंड्री इनके साथ ये शेयर करते ही करते हैं, और प्लस नॉर्थ वेस्टर्न स्फीयर में है ही है, ठीक है। और तीसरी बात रही कि क्या ये थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन है साउथ अमेरिका के, तो बिल्कुल तीसरे स्मॉलेस्ट नेशन है साउथ अमेरिका के। आपसे मेरा सवाल है, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, देश कौन सा है, मुझे बताना है आपको। हमने साउथ अमेरिका को डिटेल में किया था, कहाँ पर कौन सी कंट्री लोकेटेड है पिछले हफ्ते। सो आई वॉन्ट यू टू गो एंड रिवाइज करना है उसको। अगर आप इन सारी कंट्रीज को नेम नहीं कर पा रहे हो, ये पता ही आपको ब्राज़ील है, ये अर्जेंटीना है, ये कौन सा देश है, चिले है। अब आपको मुझे बताना ये कौन सा देश है, पैराग्वे है या उरुग्वे है, पैराग्वे है या उरुग्वे है, ये बताओ मुझे आप। इनमें से कौन सा पैराग्वे है और ये कौन सा उरुग्वे है, ये कौन सी कंट्री है। बोलिविया कहाँ पर है, कोलंबिया कहाँ पर है, ठीक है। और फिर आपको बताना है मुझे कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं। गयाना तो ये रही, इसके साथ में कौन सी है, सुरिनाम और फ्रेंच गयाना, ये कौन सी कंट्री है, इट इज़ वेनेजुला। तो आपको जो बाकी कंट्रीज़ है मुझे बतानी है, अगर आपको नहीं याद तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो बात कर रहा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। अब कहानी यहाँ है कि इसमें जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। तो ये स्थापित हुआ था रोम स्टैट्यूट से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नीदरलैंड्स में। अभी बात यह है कि एक बार इसको जब अनाउंस किया गया तो आईसीसी इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू यूएन, ये उसके इंडिपेंडेंट काम करता है, उससे कोई इसका ऐसा संपर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन आईसीसी को एंडोर्स जरूर करता है जनरल असेंबली कि भाई ठीक है आपने जो कहा है कुछ लॉजिक की बात कही होगी। लेकिन इसके बावजूद इनकी कोऑपरेशन होती है यूएन के साथ, लेकिन ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ही एक्शन ले सकते हैं, स्टेट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये स्टेट्स को प्रोसिक्यूट नहीं करते, देश को केवल इंडिविजुअल्स को कर सकते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गयाना के बारे में बाउंड्री शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट में भी बिल्कुल सही, थर्ड स्मॉलेस्ट है ये भी सही। तो करेक्ट आंसर इज डी। इफ यू गो टू सेकंड वन, इनमें से क्या सही है, ये गलत है और ये सही है, तो वन ओनली होगा विच इज द करेक्ट वन। पूछा गया इनकरेक्ट आर नॉट करेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा गया यानी टू ओनली इसका आंसर होगा विच इज बी। थर्ड क्वेश्चन में आ जाए रियांग ट्राइब के बारे में, यस दे आर इंडो मंगोलाइड, यस दे आर पीवीटीजीज, यस दे आर दे कैन ट्रेस देयर ओरिजिन टू शैन स्टेट। तो ये तीनों होगा, डी इसका आंसर होगा। तो अब इन तीनों के बारे में आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मिल चुकी है। अब हमने बात किया था पिछले हफ्ते भी, एक बार देख लेते हैं गयाना के बारे में। गयाना में यहाँ एस्क्यूबो रिवर बहती है, वेनेजुला का कब्जा यहाँ तक होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा देश यहाँ तक फैला हुआ है और ये तो हमारे इलाके के ऊपर कब्जा है गयाना का। गयाना इसी चक्कर में इनके साथ एक विवाद यहाँ पर इनका वेनेजुला के साथ है। यहाँ सूरीनाम है, नीचे ब्राज़ील है, ये उनका जो स्टारबोक ब्लॉक है जहाँ पर ऑयल बहुत सारी मात्रा में मिला है, ये उसकी कहानी हो गई। इनका एक विवाद सूरीनाम के साथ भी है जो टिगरी के आसपास है, टिगरी के आसपास यहाँ विवाद इनका सूरीनाम के साथ है। इस्क्यूबो रिवर पे विवाद गयाना का वेनेजुला के पास साथ है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी वो इंडियन ओरिजिन की है, 40 से 48% के आसपास। तो इसलिए इंडिया के साथ रिलेशंस लगातार ग्रो हो रहे हैं। इनकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, एटलांटिक ओशन पे इनका कोस्ट लाइन है, नीचे ब्राज़ील, सूरीनाम और वेनेजुला के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। आई होप ये ज्योग्राफी तो आपको क्लियर होगी। साउथ अमेरिका आपने रिवाइज किया ही था हमने। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जहां हम जो रोम स्टैच्यू ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उसके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। अब बात आती है पहली कि इजराइल हाल ही में जुड़ा हुआ है एक सीज फायर एग्रीमेंट के लिए। इजराइल का लेबनान के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, तो वो लोकेशन हमें वहां पता होनी चाहिए। इजराइल कहाँ पर है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, हमने बार बार इस चीज़ को कवर किया है। यहाँ पर कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी। ये जो कंट्री है ये है इजराइल, यहाँ आपको दिख रही है। इजराइल में दो हिस्से हैं, यहाँ पर कौन सी कंट्री है, गाजा, नीचे गाजा का रीजन है, यहाँ पर ये गाजा है। ये कौन सी कंट्री है, वेस्ट बैंक। कंट्री का पैलेस्टाइन का पार्ट है, गाजा और प्लस वेस्ट बैंक दोनों मिला के हम कहते हैं कि पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करते हैं। पैलेस्टीन में ये दो ज्योग्राफीज अभी हम एक साथ मान के चलते हैं। जो वेस्ट बैंक है यहाँ पर कौन सी पार्टी का रूल है, फाता जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है, पर इजराइल का लगभग इनडायरेक्ट कंट्रोल इस रीजन के ऊपर हमेशा बना रहता है, वो कभी भी घुस के यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं। गाजा में हमास का कब्जा है, यहाँ पर इजराइल की कोई एंट्री नहीं है, और हमास को इजराइल एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह देखता है, इंडिया उसको एक मिलिटेंट ग्रुप की तरह देखता है। तो गाजा में हमास है, वेस्ट बैंक में फाता है। अब यहाँ देखो ये जो इलाका है ये यहाँ इसे कहते हैं गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स वो ज्योग्राफी है
जो कभी सीरिया की हुआ करती थी, लेकिन इसके ऊपर कब्जा कर रखा है किसने? इजराइल ने। ये जो है ये है सिनाई पेनिनसुला, जिसके ऊपर अभी अभी इजिप्ट का कब्जा है, इजिप्ट का ही था ये पार्ट, कुछ टाइम तक इसके ऊपर इजराइल का कब्जा भी रहा था। तो गोलन हाइट्स सीरिया में है, फाता वेस्ट बैंक में काम कर रहा है, हमास का कब्जा गाजा के ऊपर है, और ये ऊपर यहाँ पर है लेबनन, जो अब देख सकते हो आधा तो दो तरफ से तो सीरिया से घिरा हुआ है, एक तरफ इसका इजराइल से बाउंड्री लगती है और इधर मेडिटेरेनियन सी है। अब लेबनन एक ऐसी कंट्री है जिसकी लगातार स्थिति ऐसी रही है कि यहाँ पर बहुत इंटरनल लड़ाइयाँ हुई हैं। तो इसका जो साउथ लेबनन का रीजन है वो खास तौर पे एक ऐसा इलाका है जिसकी बाउंड्री लगती है इजराइल से, नहीं ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये साउथ लेबनन हो गया। साउथ लेबनन में एक ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उस ग्रुप का नाम क्या है? हिजबुल्ला। ठीक, हिजबुल्ला साउथ लेबनन में एक्टिव है। तो एक चीज़ तो समझ लो, हिजबुल्ला कहाँ एक्टिव है? साउथ लेबनन में। हमास कहाँ एक्टिव है? गाजा में। ठीक है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? अभी तक कोई खास कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों की दुश्मनी एक ही देश से है, किसके साथ? इजराइल के साथ। अब देखिए, गाजा ने जब अटैक किया था इजराइल के ऊपर, दुनिया में कोई देश खुल के गाजा के इस बात के समर्थन नहीं कर रहा था जो उन्होंने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, लोगों को अगवा कर लिया था। लेकिन ऊपर यहाँ पर हिजबुल्ला ने रॉकेट फायर करने शुरू कर दिए थे इजराइल के ऊपर कि बहुत अच्छा काम किया, हम भी इजराइल को सजा देंगे। इसके बदले में इजराइल ने भी लेबनान के ऊपर हमला बोल दिया था, उनके फौजी अंदर घुस गए थे और यहाँ पर काफ़ी समय से एक जंग चल रही है। तो यहाँ जो जंग चल रही है इसकी वजह से नॉर्दर्न इजराइल यानी यहाँ के हिस्सा के लोग भाग के बाहर आ गए हैं, और सदर्न लेबनान से भी लोगों को भाग के बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा जंग चल रही है। तो काफ़ी युद्ध के बाद और कई सारे कमांडर जो इनके मारे गए, उसके बाद इनके बीच में एक होता है सीज फायर। अब सीज फायर एग्रीमेंट के तहत ये बोला गया है कि जो लेबनान में साउथ लेबनान का जो हिस्सा है यहाँ पर हिजबुल्ला की फोर्सेस पीछे की तरफ जाएंगी और लेबनान की आर्मी यहाँ पर आके गार्ड करेगी। अब आप कहोगे लेबनान की आर्मी कौन सी है? तो लेबनान की आर्मी का नाम है LAF, लेबनान आर्म फोर्सेस, वो अलग है। हिजबुल्ला असल में एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये वहाँ की आर्मी नहीं है, पर ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, 1 लाख से ऊपर रॉकेट कहे जाते हैं इसके पास हैं, और ये बहुत पावरफुल है। तो इतने रॉकेट्स आए कहाँ से और क्यों ये हमास का साथ दे रही है? क्योंकि इसको बैक करता है ईरान और हमास को भी बैक करता है ईरान। ईरान आउटसाइड से इन दोनों ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और इसीलिए हिजबुल्ला ने कहा कि हमास ने जो किया तो हम भी हमला करते हैं। तो यहाँ आपकी समझ की पहली चीज़ ये है कि हमास कहाँ है? गाजा में। हिजबुल्ला कहाँ है? लेबनान में। हमास एक सुन्नी ग्रुप है, सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप। हिजबुल्ला एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है। फिर भी इसका समर्थन कौन करता है? ईरान। अब हिजबुल्ला कब खड़ा हुआ, इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है ये भी जानते हैं, लेकिन एक बार पहले लेबनान को देख लो। ये लेबनान है ठीक इजराइल के ऊपर। यहाँ हाइफा का इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको दिख रहा होगा, टायरे, सिदोन, बैरत को एक टाइम में पेरिस ऑफ द मिडल ईस्ट भी कहते थे। तो लेबनान में असल में जो उसकी ज्योग्राफी है कुछ ऐसी है, जो उसके कल्चर है कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 3 हिस्सों में ये सोशली डिवाइडेड है। यहाँ पर अराउंड 30% के आसपास क्रिश्चियंस हैं, 30% के आसपास यहाँ पर शिया कम्युनिटीज़ हैं और 30% सुन्नी कम्युनिटीज़ हैं। तो यहाँ सालों से, जब तक ओटोमन एम्पायर के अंदर ये हिस्सा था तब तक यहाँ शांति थी। उसके बाद एक भयंकर सिविल वॉर उठ गई और सालों तक यहाँ सिविल वॉर होती रही। बाद में बड़ी मुश्किल से जाकर यहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कोटा सिस्टम है लेबनान में, यानी प्राइम मिनिस्टर एक ग्रुप का बनता है, प्रेसिडेंट एक ग्रुप का बनता है और लीडर ऑफ यहाँ का पार्लियामेंट एक तीसरे ग्रुप का होता है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। तो तीनों को ऐसे बांट दिया गया है, लेकिन इनके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो जो सुन्नी ग्रुप्स थे उनको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता था, जो क्रिश्चियंस थे उनको आपको फ्रांस और इंग्लैंड सपोर्ट करते थे। बेचारे शियाज का कोई समर्थक नहीं था यहाँ पर, शिया बेचारे बहुत दुखदाई जीवन जी रहे थे यहाँ। फिर इनको एक दोस्त मिला ईरान, जिसने कहा भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ईरान में 1979 में हुआ था इस्लामिक रेवोल्यूशन। उसके बाद अयतुल्ला ख़ुमानी वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं हम आपका समर्थन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ समर्थन शुरू किया, किसका? लेबनान में। हिजबुल्ला को स्थापित ही 1980 में किया था, ईरान ने ही। तो हिजबुल्ला यहाँ एक्टिव है। सीरिया में असद की सरकार है, असद खुद एक शिया लीडर है। इराक में भी जो शिया ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं, उसका भी ईरान समर्थन करता है। तो ईरान से लेके इराक, सीरिया, लेबनान, इस पूरे इलाके में एक आर्क ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं इसको, जो कि ईरान ने अपनी खड़ी कर रखी है, जो कि इसकी IRGC जो एजेंसी है वो इन सब को रन करती है, इनको पैसे देती है, सपोर्ट करती है। तो हिजबुल्ला यहाँ पर है, नीचे यमन में यहाँ पर इधर हाउतीज बैठे हुए हैं। हाउतीज भी IRGC की सपोर्ट से चलते हैं। तो ये पूरी कहानी है कि भाई इसने हिजबुल्ला को खड़ा किया यहाँ पर शिया ग्रुप्स के सपोर्ट के लिए। तो शिया ग्रुप्स भी थोड़े से पावरफुल हुए और सिविल वॉर सालों तक चली थी। उसके बाद यहाँ हुआ था एक ऐसा काम जिसमें इस देश में एंट्री कर ली थी कई सारे पड़ोसी देशों ने। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको कैसे पड़ोसी देशों ने इसके ऊपर हमला किया। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है बट आई होप आप समझ जाओगे। लेबनान है ना, सीरिया ने भी यहाँ पर
घुस के एक बार हमला कर दिया था। सीरिया चाहता था कि यहाँ पर शिया ग्रुप्स थोड़े से पावरफुल रहें, सुन्नी ग्रुप्स पावरफुल रहें, कहीं से भी क्रिश्चियंस कब्जा ना कर लें। तो ये सब तो चल ही रहा था, और बाद में इसराइल ने भी इनके देश पर हमला कर दिया था। इसराइल ने ये कहा था कि जो ये वेस्ट बैंक का इलाका है, यहाँ से पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक ग्रुप था, उसके लोग आकर साउथ लेबनान में बस गए थे और वो वहाँ से उनके ऊपर हमले करते थे। तो वो भी लेबनान के ऊपर घुस गए थे एक बार, और लगातार ये स्थिति बनी रहती थी कि भाई ये युद्ध की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहती थी। तो इसलिए यहाँ पर जब हिजबुल्लाह स्ट्रांग होना शुरू हुआ तो उसने जवाब देना शुरू किया, किसको? इसराइल को। और हिजबुल्लाह इतना स्ट्रांग बन गया कि वो लेबनान की आर्मी से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था। ठीक है, तो साउथ लेबनान में, इस इलाके में का जो रीजन है, यहाँ पर हिजबुल्लाह सबसे ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि यहाँ पर ये लड़ता था इसराइल के साथ। तो 1978 के बाद से ही लगातार हिजबुल्लाह वहाँ पर अपने आप को स्ट्रांगली पुश करता रहा, इसराइल से लड़ता रहा। और क्योंकि इसराइल से लड़ता था, इसको थोड़ी रिस्पेक्ट यहाँ की कम्युनिटी से मिलती थी, और ये अपने आप को लगातार ईरान के सपोर्ट से स्ट्रांग बनाता चला गया। फिर आता है 2006, उससे पहले यहाँ सिविल वॉर खत्म होती है, एक कॉम्प्रोमाइज़ अलग अलग ग्रुप्स के बीच में निकलता है, लेकिन 2006 में दोबारा इसराइल यहाँ पे हमला करता है, और फिर वहाँ पर फिर एक युद्ध होता है हिजबुल्लाह के साथ, और एक यूएन के रेजोल्यूशन पास होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूएन की फोर्सेस, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्सेस इन लेबनान स्टैब्लिश होती है। ठीक है, हिजबुल्लाह को और इनके बीच में युद्ध को रोकने के लिए। तो पहले मैंने आपको बोला था, इसराइल ने एक बार 1978 में लेबनान में हमला करके यहाँ पर एंट्री की थी। तो इनको दोबारा से इस वॉर को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कहा था, भाई गलत बात है, इतनी सारी युद्ध नहीं होनी चाहिए, हम अपनी एक इंटरिम फोर्स यहाँ भेजेंगे ताकि यहाँ पर पीस बना रहे। तो 1978 में भी यहाँ UNIFIL भेजा गया था कि यहाँ पे शांति बनाए रखेगा। लेकिन इसके बाद हिजबुल्लाह वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, और साउथ लेबनान में ना ही लेबनान की आर्मी और ना ही UNIFIL की फोर्सेस, कोई पावर में नहीं थी। पावर में कोई था तो हिजबुल्लाह था, और 2006 में इसने बहुत तगड़े तरीके से इसराइल के साथ लड़ाई लड़ी, उनको बहुत हद तक बाहर भेजने में कामयाब रहा था। तो इसकी वाहवाही हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर एक यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर फिर एक टेम्प्रेरी लाइन बनाया था कि भाई आप लोगों में युद्ध नहीं होना चाहिए, कि इसराइल फोर्स लेबनान से बाहर निकलेंगे। तो उसी के तहत 2006 की वॉर के बाद ब्लू लाइन वहाँ पर थी, जिसको कहा गया था, ब्लू लाइन जो है वो एक बाउंड्री है इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। ये ब्लू लाइन डिसाइड हुई थी UN रेजोल्यूशन 1701 से। ठीक है, और ये ब्लू लाइन जो होती है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कौन सी है ब्लू लाइन। ये देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रही है ब्लू लाइन है, यहाँ पर रिवर लितानी। ठीक है, डिमार्केशन लाइन है, ये ब्लू लाइन है बिटवीन लेबनीज एंड इजरायली फोर्सेस। ये जो है ये ब्लू लाइन है। ठीक है, इसे साउथ लेबनान कहते हैं। ये नॉर्मली ये सिस्टम हुआ करता था। अभी जो कहानी हुई है, अभी क्या कहानी है, अभी जो सीज फायर हुआ है उसमें लेबनान ने कहा है कि लितानी रिवर के पीछे वो लोग चले जाएंगे। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारी फोर्सेस और हमारे हथियार लितानी रिवर के पीछे हम चले जाएंगे। लितानी रिवर के आगे जो गार्ड करेगा वो होगा लेबनीज आर्म फोर्सेस, और इजराइल की फोर्सेस भी यहाँ ब्लू लाइन से पीछे खींच जाएंगे। तो इजराइल भी वापस चला जाएगा, हिजबुल्लाह भी रिवर के पीछे चला जाएगा। यहाँ पर लेबनीज आर्म फोर्सेस अपने आप को रिक्वायर करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए लितानी रिवर कहाँ पर है, तो लेबनान में। आपसे पूछा जाए बेका वैली कहाँ पर है, तो लेबनान में। लेबनान माउंटेन्स तो लेबनान पता ही है आपको। त्रिपोली कहाँ पर है, तो लेबनान में। बैरेट कहाँ पर है, तो लेबनान में, इसकी राजधानी है बैरेट। ब्लू लाइन किससे जुड़ी हुई है, तो लेबनान से जुड़ी हुई है। रेजोल्यूशन 1701 किससे जुड़ा हुआ है, तो लेबनान से जुड़ा हुआ है। UNIFIL किससे जुड़ा हुआ है, तो ब्लू लाइन को इंश्योर करने के लिए लेबनान में थे। ठीक है, तो 1701 ये सब किससे किससे जुड़ा हुआ है, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा अब। और इन्हीं के बीच में जो सिविल वॉर हो रही थी, इसे रोकने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत ताइफ अकॉर्ड सेट किए गए थे। ताइफ अकॉर्ड, तो ताइफ अकॉर्ड किससे जुड़े हुए हैं, लेबनान से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। लितानी रिवर कहाँ पर है, साउथ लेबनान में है। तो ये अभी दोबारा, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में आई हैं लेबनान को लेकर कि भाई लितानी रिवर के नॉर्थ में चली जाएगी हिजबुल्लाह की फोर्सेस, और लेबनान आर्म फोर्सेस जो है बाकी इलाके को गार्ड करेगी, और जो इजराइल की आर्मी है जो अंदर घुसी थी वापस आ जाएगी ब्लू लाइन से पीछे, जो इनकी बाउंड्री है। तो ये सीज फायर एग्रीमेंट अभी हुआ है। तो जोग्राफिकली लेबनान कहाँ है, क्या पॉलिटिक्स है, हिजबुल्लाह किससे जुड़ा हुआ है, बाका वैली कहाँ पर है, हिजबुल्लाह किस तरह है, और हिजबुल्लाह इतना ज़रा पावरफुल है यहाँ कि उनकी आर्मी से ज़्यादा है ये शक्तिशाली, और ये लगातार रॉकेट्स भी फायर करता रहा था। 2006 में तो तबाही मचा दी थी इसने इजराइल की फौज के खिलाफ। लेबनान में लड़ने के अलावा हिजबुल्लाह सीरिया में जाकर सिविल वॉर में भी लड़ता था। जो यहाँ पर अभी असद की गवर्नमेंट है वो इसलिए रह पाई क्योंकि हिजबुल्लाह ने जाके वहाँ पर कई सालों तक लड़ाई लड़ी थी। तो हिजबुल्लाह इसलिए बैटल लड़ने में माहिर एक ग्रुप माना जाता है। लेकिन
इसराइल ने इनके सारे लीडरों को मौत के घाट उतार दिया। इसी चक्कर में अब हिजबुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, वरना हिजबुल्लाह एक स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ग्रुप है। इंडिया इसको टेररिस्ट नहीं मानता, केवल इसको इसराइल टेररिस्ट मानता है, अगर हम इंडिया इसराइल की बात करें तो। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं साइबेरियन क्रेक सुखपाक की। सुखपाक एक साइबेरियन क्रेन है जो कि राजस्थान में अराइव हुआ है, इसे ग्रुस विर्गो भी कहते हैं। अब सवाल ये, इसका माइग्रेशन पाथ क्या है? नॉर्मली हिमालयन वैली से आता है, कुछ जैसे क्रेन सुखपाक होते हैं रिवर्स माइग्रेशन करते हैं, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होके। ठीक है, इसे इंडिया में कुंज या कुर्जा भी कहते हैं। राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं। इनकी जो सारस क्रेन्स वगैरह होती है, इनकी ब्रीडिंग साइट यहाँ होती है। इस तरह ये लोग जाते हैं। ठीक है, ये इनकी आप कह सकते हो रूट होता है इनका। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर हमने थोड़ा देख लिया, न्यूज़ में था। अगला टॉपिक है आरबीआई और मालदीव्स के बारे में। आरबीआई और मालदीव्स ने बोला कि हम एक लोकल करेंसी पे एक पैक्ट करेंगे, जिसके तहत इंडियन जो करेंसीज हैं रुपीस इसमें और मालदीवियन रुपया में एक्सचेंज किया जाएगा, ताकि ट्रांजैक्शन लोकल करेंसी में हो। जब लोकल करेंसी में सेटलमेंट होती है तो आपको यूएस डॉलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मली क्या है ना, कोई भी अगर आपको किसी देश से सामान इंपोर्ट करना है, मान लो मालदीव्स इंडिया से मान लो बिस्किट खरीद रहा है, तो जो बिस्किट इंडिया से बेचे जाएंगे मालदीव्स में, तो मालदीव्स को देना पड़ेगा यूएस डॉलर्स। वो यूएस डॉलर्स देगा तो इंडिया उनको बिस्किट देगा, जो इंडिया को डॉलर्स मिले उस डॉलर से इंडिया चाहे तो ऑयल खरीद लेगा, जो ऑयल वो सऊदी अरबिया से खरीदे या रशिया से खरीदे, खैर रशिया को हटा दो, किसी भी और देश से खरीदे। तो क्योंकि दुनिया में डॉलर इज़ द ग्लोबल करेंसी, इसलिए डॉलर में ही डील की जाती है। क्योंकि इंडिया मान लो इनको बिस्किट बेच रहा है और इंडिया को रुपया देंगे, रुपया मालदीव का रुपया, तो वो रुपया कहाँ चलेगा? कहीं चलेगा नहीं। लेकिन क्योंकि इस डॉलर के चक्कर में आप, इनके पास डॉलर अगर नहीं होगा मालदीव के पास, तो बेचारे खरीद ही नहीं सकते इंडिया से कुछ, तो इसलिए लोकल करेंसी में सेटलमेंट होती है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क ना रहे। और इसीलिए इंडियन के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है, ट्रेड ट्रांजैक्शन को अपनी करेंसी में करने के लिए। ऐसा कुछ इन्होंने यूएई के साथ भी शुरू किया था, रशिया भी इसमें डील कर रहा था इंडिया के साथ। तो पहली बात, मालदीव्स कहाँ पर है? तो यहाँ पर है मालदीव्स, बिल्कुल नीचे माले। बार बार न्यूज़ में रहता है ये देश, क्योंकि चाइना के बहुत करीब जा चुका है और इंडिया के बारे में बहुत सी बातें इनके राष्ट्रपति कर रहे थे, पर जब इंडिया आए तो उनकी बातें बदल गई। तो एक बार मालदीव्स की ज्योग्राफी को देख लेते हैं। ये मालदीव्स है, माले इनकी राजधानी है, माले अटोल और थिलादुमती और मिलंदुमुल्लू जो है इनकी इंपॉर्टेंट अटोल्स हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इंटरफेरेंस बढ़ गया था। मालदीव की लोकेशन क्या है वो हमने देख लिया। अब देखिए, आज हमने लोकेशन से ज़्यादा ना थोड़ी पॉलिटिक्स डिस्कस करी है, बट आई थिंक इट वाज नेसेसरी टू नो कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। आपको कोई और डाउट है तो बताइए, और उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए। मालदीव्स कहाँ हैं और लेबनान कहाँ पर है, हिजबुल्लाह कहाँ एक्टिव है, हमास कहाँ पर एक्टिव है, सूरीनाम कहाँ पर है, मालदीव्स कहाँ पर है। आई होप यू क्लैरिटी से आपको पता लग चुका होगा और आप सही सही आंसर दे पाएंगे। आपको चाहिए पीडीएफ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, PW Only IAS ऑफिशियल। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS।